नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी समाजशास्त्र सिंपल पेपर नंबर 5 लेके आया हूँ। ऑलरेडी हमारा सिंपल पेपर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 आ चुका है और इसके हमने प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। इन प्लेलिस्ट में जाके आप इन सिंपल पेपर को देख सकते हैं। क्लास 11th न्यू सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, या फिर आप कह सकते हैं सैंपल पेपर है, या फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न के नाम से भी समझ सकते हैं। ऑलरेडी हमने बता रखा है कि एग्जाम आपका कैसे होगा, कितने नंबर का होगा, कौन कौन से प्रश्न करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी समाजशास्त्र सिंपल पेपर नंबर 2024 और ये नंबर 5 होने वाला है। सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, महिला प्रधान घर से आप क्या समझते हैं? ऐसा परिवार जिसमें महिला प्रधान होती है, जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा मतलब कि हक दिया जाता है, ऐसे परिवार से आप क्या समझते हैं? जिस घर में महिला प्रधान हो, जिस घर में महिलाओं का सबसे ज्यादा चलता हो, उनके सारे नियम जो होते हैं वो खुद ही बनाते हैं, कायदे जो हैं वो खुद ही बनाते हैं, कानून भी वही बनाते हैं। तो महिला प्रधान घर में महिलाओं के माध्यम से ही नियम, कायदे, कानून इत्यादियों का निर्माण होता है और जिस परिवार में महिलाओं के द्वारा बनाए गए नियम, कायदे और कानून का यूज होता है, उपयोग होता है, उसे हम महिला प्रधान घर के नाम से समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, उत्पादन के तरीकों के विभिन्न घटक कौन-कौन से हैं? उत्पादन के तरीका का मतलब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो हम चीज़ों का निर्माण करते हैं, इनके घटक कौन-कौन से? घटक का मतलब होता है कि जब भी हम कोई कंपनी में या फैक्ट्री में किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो उससे पहले हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन के मूलभूत कारक ये 3 हैं। कौन-कौन से? भूमि, श्रम और पूँजी। सबसे पहले तो आपको किसी भी काम को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। पैसे नहीं होंगे तो आप काम को नहीं कर पाएँगे। श्रम की भी आवश्यकता होती है, मतलब मज़दूरों की आवश्यकता होती है और भूमि की आवश्यकता होती है। ये तीनों चीज़ों जो हैं, ये तीनों चीज़ जो हैं वो उत्पादन के तरीकों के विभिन्न घटक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जटिल समाज क्या है? जटिल समाज से आप क्या समझते हैं? जटिल समाज वह समाज है जिसमें विभिन्न और समूह मतलब कि ऐसा कि अलग-अलग लोग समूह में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विभिन्न होते हैं, मतलब अलग-अलग होते हैं। जटिल समाज में श्रम विभाजन होता है, वर्ग विभेद होता है, नौकरशाही होता है, असमानता होता है, बड़े पैमाने पर कृषि होता है, वास्तुशिल्प होता है, राज्य और प्रौद्योगिकी का विकास होता है। तो ये हमारा जटिल समाज है जिसमें कई प्रकार के अलग-अलग सामाजिक बंधनों का संयोग किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये हमारा जटिल समाज कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण विनाश के उदाहरण को दीजिए। अब ये हमारा वीवीआई प्रश्न रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण विनाश के उदाहरण को दीजिए। किस प्रकार से यहाँ पे पर्यावरण का नाश हो रहा है? तो पहला हमारा है प्राकृतिक पर्यावरण विनाश के उदाहरण, जिसमें हमारा ज्वालामुखी विस्फोट आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, सूखा आता है, चक्रवात आता है, भूस्खलन आता है। भूस्खलन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, जो पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देता है और जीवों को हानि पहुंचाता है। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश के उदाहरण है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है, जंगलों की आग। जो जंगलों में आग लग जाता है, जो वनस्पतियों, वन्य जीवों, वायुमंडल को नुकसान पहुंचाता है और कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाता है। तो ये प्राकृतिक विनाश के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है इसी में, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे रेडॉन, रेडियम, आर्सेनिक आदि, जो पानी, मिट्टी और जीवों के स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाता है या कई बार तो इनकी जान भी ले लेता है। तो ये हमारा प्राकृतिक पर्यावरण विनाश के उदाहरण है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, मानव निर्मित पर्यावरण विनाश के उदाहरण बताइए। तो देखिए, जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग जो वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, एसिडिक वर्षा जिसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं आदि का कारण बनता है। औद्योगिक गतिविधियों में खनन, कृषि, नगरीकरण, वनों की कटाई, जल विद्युत संयंत्र, नहरें,
बांध आदि जो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जैव विविधता को नाश करता है, जल स्तर का घटना, भूमि अपहरण, जल संकट आदि का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट थे जिसमें आपको कई सारे पॉइंटों को पढ़ना था, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश के उदाहरण है और मानव निर्मित पर्यावरण के विनाश के उदाहरणों के बारे में बताया। और VVI प्रश्न रहेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए जिम्मेदार होता है और उन्हें सामाजिक भलाई के लिए जिम्मेदार होता है और उन्हें न्यूनतम स्तर जीवन के जीने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा आदि प्रदान करता है। कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता, धन संपत्ति के समान वितरण तथा जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं जुटा पाने में असमर्थ है उनकी सहायता के सिद्धांत पर आधारित है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो अपने सही तरीके से भोजन, पानी, कपड़े, घर परिवार को सही तरीके से नहीं लेके चल पाते हैं। उनकी मदद करना ही हमारा कल्याणकारी सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं भी है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं भी है क्योंकि पर्यावरण और समाज एक दूसरे पर निर्भर होता है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से समाज के लोगों का आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा आदि के क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे सामाजिक असमानता, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, अपराध, आतंकवाद, युद्ध आदि जैसे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगता है समाज में। इसलिए पर्यावरण की समस्याओं को सामाजिक समस्याओं के रूप में समझना चाहिए और समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को यह कोशिश करना चाहिए कि पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को सही तरीके से हल करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि सरकार के ऊपर हम सारी चीजों को छोड़ देते हैं कि सरकार करेगा, लेकिन नहीं, कभी कभी आम जनता को भी अपना कदम आगे बढ़ा के और पर्यावरण की से जुड़े जितने भी समस्याएं हैं उनको समाधान करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मार्क्स के अनुसार विभिन्न वर्गों में संघर्ष क्यों होता है? मार्क्स का मानना था कि समाज में हमेशा 2 प्रमुख वर्ग होते हैं। सिंपल पेपर 1 में भी हमने इसका जिक्र किया था। एक वर्ग जिसके पास उत्पादन का साधन होता है, जिसे हम शोषक वर्ग कहते हैं। दूसरा होता है शोषित वर्ग, जिसे हम दूसरा वर्ग कहते हैं। ये अपना श्रम बेचकर अपना जीवन चलाता है, मतलब इन्हीं बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर में काम करता है और अपना जीवन चलाता है। इन 2 वर्गों के बीच में विरोधी हित होते हैं क्योंकि पहला वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है और दूसरा वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष आर्थिक व्यवस्था, असमानता, अन्याय का परिणाम है जो समाज के विकास और परिवर्तन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो मार्क्स के हिसाब से संघर्ष के बारे में यही परिभाषा दी गई थी। अब प्रश्न हमारा कहता है, नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं पर अपने विचार लिखिए। तो नगर में मतलब कि शहर में कौन कौन सी समस्या हो रही है उसके विचार आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट तो है, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक वृद्धि हो रहा है, धीरे धीरे लोग वहां पे बढ़ रहे हैं। जो आवास, यातायात, जल, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि के क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का कारण बनता जा रहा है। यहाँ पे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ये सारी चीजों में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। दूसरा पॉइंट है, नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है शहरों में, जो वातावरण, जीवन गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कई प्रकार की बीमारियां जो हैं इसी प्रदूषण के कारण फैलता जा रहा है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, आतंकवाद, नारी का शोषण, महिलाओं के साथ शोषण, बाल श्रम, बाल अपराध, नशा, जुआ, जातिवाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता जैसी सामाजिक समस्या भी धीरे धीरे नगरों में बढ़ रही है। शहरों में ये सारी समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अगला पॉइंट है हमारा इसी में, नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता और जो है, लेकिन यहाँ पर परंपरागत मूल्यों, संस्कारों और सामाजिक बंधनों का ह्रास हो रहा है। वहां के लोग संस्कृति पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, वहां के लोग अपने संस्कारों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के पीछे बिजी रहते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रतियोगिता, सहयोग और संघर्ष का आपस में क्या संबंध है? उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो देखिए, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं? ये भी VVI रहेगा आपका प्रश्न, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला पॉइंट इसमें है संघर्ष मानवीय संबंधों में विद्यमान रहने वाला एक अनिवार्य एवं स्वाभाविक सामाजिक प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है। मतलब ये मानव के जीवन में समाज में रहता ही रहता है। ये एक बहुत ही मतलब कि कॉमन सी बातें हैं, जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने विरोधी को हिंसा या हिंसा के भय द्वारा प्रत्यक्ष चुनौती देता है। गांव घर में आप देखते हैं ना कि छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई हो जाता है, पेड़ पौधों के लिए लड़ाई हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों के लिए लोग हिंसा पे उतर जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर जाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे के विरुद्ध कार्य करने लगता है, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए खुद को बेहतर बताने लगता है। अपने समूहों, राष्ट्रों, जानवरों के बीच में भू क्षेत्र मतलब जमीन, पद, प्रतिष्ठा या अन्य चीजों के लिए मुकाबला, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। कई बार दौड़ की प्रतिस्पर्धा के भी नाम से ये जाना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रतियोगिता, सहयोग और संघर्ष के बीच में आपस में संबंध को दर्शाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ के तब हमें इसका उत्तर देना है। तो आपको ये ऊपर वाला जो गद्यांश है इसे सही तरीके से पढ़ लीजिए। नई एवं पुरानी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यह विकासशील देशों में संघर्ष का स्रोत क्यों है? तो ये पहला प्रश्न है। तो नई और पुरानी व्यवस्था में मुझे हम लोग यह समझते हैं कि विकासशील देशों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अलग अलग वर्गों, समूहों, विचारधाराओं की अस्तित्व है जो अपने हितों, मूल्यों और अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। इसी में अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी भी समाज के लिए संघर्ष क्यों आवश्यक है? किसी भी समाज के लिए संघर्ष आवश्यक है क्योंकि यह समाज में अवगति, स्थिरता, अवसाद को टूटने का कारण बनता है। संघर्ष से समाज में नवीनता, परिवर्तन, विकास और सुधार की संभावना भी आती है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इस तरह से आपने देखा सोशियोलॉजी समाजशास्त्र सिंपल पेपर 2024 5वां नंबर जो स्लाइड था और ये भी यहाँ पे समाप्त हो गया। क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।